हेलो बच्चों, मैं राधा मीना संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल बच्चों जो हम लोगों ने बात की थी वर्णमाला की, तो पार्ट 1 की बात की थी। मैंने बोला था कि पार्ट 2 में हम आगे पढ़ेंगे। किसकी बात कर रहे थे? वर्णमाला की। तो वर्णमाला में हमने 4 प्रकार के स्वर पढ़े थे कल। आज हम बात करेंगे अन्य प्रकार के स्वर, जिसमें पहली बात करेंगे हम बात करेंगे मूल स्वर की। किसकी बात करेंगे? मूल स्वर की बात करेंगे। मूल स्वर, मूल स्वर जो होता है वो होता है छोटा आ। छोटा आ ये ईश्वर के द्वारा दिया गया स्वर होता है, ईश्वर प्रदत्त स्वर होता है और हर स्थिति में जीभ के मध्य से इसका उच्चारण होता है। देखें आप यहाँ परिभाषा में भी आप देखेंगे कि ईश्वर प्रदत्त स्वर होता है और जीभ के मध्य में इसका उच्चारण होता है, अतः हर परिस्थिति में आ का उच्चारण होता है। इसे शहीद स्वर के नाम से भी जाना। शहीद, शहीद मतलब वो हर जगह बेचारा शहीद हो जाता है। जैसे हमने बात की अब में देखेंगे, ये बा में देखेंगे, बा में बा है, अब है, तो अब में देखेंगे यहाँ पर बा में देखो यहाँ शहीद हो गया। ये कम में देखोगे ये का है, इसमें माँ छोटा है, ये माँ है, इसमें छोटा है, तो ये बेचारा यहाँ पर क्या हो गया है? शहीद हो गया है। तो ये जो आ है इसको क्या बोला जाता है? शहीद क्या है? स्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसे मूल स्वर के आधार पर ही क्या है? 12 खड़ी बनी है। मूल स्वर के आधार पर क्या बनी है? 12 खड़ी बनी है। ये है इसे मूल स्वर के आधार पर ही 12 खड़ी बनी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि लोग जो है लघु स्वर को या हिस्सु स्वर को ही क्या मान लेते हैं? मूल स्वर मान लेते हैं। मूल स्वर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो होता है छोटा। अब इस चीज पर ध्यान दें। कारण क्या है कि आपने कभी देखा होगा कि मात्रा 10 होती है। क्यों होती है 10? देखें, स्वर जो होते हैं, स्वर देखा आपने कि जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। लेकिन देखेंगे आपने देखा होगा कि छोटा आ जो है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? व्यंजन को जोड़कर इसको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। देखें आप, बड़ा की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, इन सब की मात्रा होती है, लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती है। इस आधार पर इसको आ को क्या बोला जाता है? मूल स्वर बोलते हैं। और इसको क्या बोला था? शहीद जो है स्वर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम आगत स्वर। दूसरा है आगत स्वर। आगत, आगत का मतलब है आया हुआ। आगत का मतलब होता है आया हुआ। बोले कहाँ से आया? बोले विदेशों से आए हुए हैं, यानी विदेशी भाषाओं के स्वरों को हम बोलते हैं आगत स्वर। ऐसे स्वर जो विदेशी भाषाओं के हैं और आवश्यकता और सुविधा के हिसाब से हिंदी में अपना लिए गए हैं, इनको बोला जाता है आगत स्वर। इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। 2 में है, एक है अंग्रेजी से ओ, अंग्रेजी से ओ, अंग्रेजी से ओ, और दूसरे है उर्दू से नुक्ता, उर्दू से नुक्ता। तो आगत स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जो विदेशी भाषाओं के हैं और आवश्यकता और सुविधा के हिसाब से हिंदी में अपना लिए गए हैं, आगत स्वर कहलाते हैं। ये 2 होते संख्या में, अंग्रेजी से ओ और उर्दू से नुक्ता। सबसे पहले बात करते हैं हम आगत स्वर की, तो आगत स्वर में ओ की बात करते हैं। ओ
ओ। इस ओ का उच्चारण आ और ओ के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? आ और ओ के मध्य होता है। जब ये किसी वर्ण के साथ जुड़ता है तो क्या कर देता है? अर्थ में परिवर्तन कर देता है। क्या बोले हमने कि जब ये किसी वर्ण के साथ जुड़ता है तो क्या करता है? अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जिससे देखें हम बात करते हैं, जैसे बात करते हैं हाल और हॉल। अब देखेंगे ये हमारे यहाँ का ये भारतीय स्वर है बड़ा, और ये अंग्रेजी का स्वर है ओ। जब ये इसके साथ जुड़ गया, इस वर्ण के, कौन से वर्ण? हा व्यंजन के साथ जुड़ गया तो इसका मतलब हो जाता है कमरा। और जब ये जो है इसके साथ जुड़ गया तो ये हो जाता है दशा। तो ये ओ है, ओ ये किसी वर्ण के साथ जुड़ने में अर्थ में परिवर्तन कर देता है। इसी प्रकार से जब भी आपको किसी एग्जाम में डॉक्टर, हॉस्पिटल, हॉल, ऑफिस, टॉफी, कॉफी, ये इस प्रकार के आते हैं तो आपसे पूछा जाता है किस प्रकार के स्वर होते हैं, तो इनको बोला जाता है आगस स्वर। क्या बोलेंगे हम? आगस स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं नुक्ता। नुक्ता, वो वाला नुक्ता नहीं जो लोग शादियों में नुक्ता कर लेते शादी के बाद, वो वाले नुक्ते की बात नहीं करें। नुक्ता है जो एक डॉट लगाई जाती है, किसमें? किसी वर्ण के अंतर्गत हम डॉट लगाते हैं, उसको नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता को नवीन विकसित ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं अपन इसको? नवीन विकसित ध्वनि। ये पूछा गया प्रश्न कि नवीन विकसित ध्वनि के नाम से किसको जाना जाता है, और ऑप्शन में मान लो इस प्रकार सा रहता है चा, क, टा और गा, और इसके नीचे यदि ये लगा है तो समझ जाना है यही नुक्ता है। तो इसको क्या बोलते हैं? नवीन विकसित ध्वनि के नाम से जाना जाता है, या अलिजीवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या? अलिजीवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यदि आपके परीक्षा में कहीं नुक्ता नहीं दिया है और उसने क्या दिया, नवीन विकसित ध्वनि दी है या अलिजीवी बोली, तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? नुक्ता की बात कर रहे हैं। अब आप देखते हैं, अब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नुक्ता कितने वर्णों के अंतर्गत लगा जाता है, तो जो नुक्ता लगता है वो 5 वर्णों के अंतर लगा जाता है। क, ख, ग, ज और फ। इनके नीचे ये क के नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पर याद रखिए, ये क, ख, ग, ज, फ। जैसे बोला गजल, गजल, जहर, फसल, ठीक है, खत, है ना, ये हो जाएगा। तो जब ये जो है इनके नीचे ये, इसका प्रोनाउंसिएशन किस में होता है? उच्चारण किस में होता है? उर्दू में होता है। किस में होता है? उर्दू के अंतर्गत होता है। ये होता है नुक्ता। ये कितने वर्णों में लगता है? 5 वर्णों के अंतर्गत लगता है। जब ये नुक्ता ये जब किसी वर्ण में लग जाता तो ये क्या कर देता? अर्थ में परिवर्तन कर देता। क्या कर देता है? अर्थ में परिवर्तन कर देता। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे लिखा कफ और एक होता कफ, ये कफ और ये कफ। कफ का ये कफ खांसी को बोला जाता है। क्या बोलते हैं? खांसी। और एक होता कफ, नुक्ता लगाने के बाद होता है जो आस्तीन की बाह होती है उसको बोला जाता है कफ। उसी प्रकार से एक है जरा और ये तो जरा, जरा और जरा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और जरा का मतलब थोड़ा सा। लेकिन हम बोले जरा सा दे दो, जरा सा में बुढ़ापा नहीं मांग रहे, हम लोग क्या मांग रहे हैं? जरा सा बोला, थोड़ा सा चाहिए। उसी प्रकार से जैसे अर्क और अर्क, अर्क का मतलब होता है सूर्य और अर्क का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है? इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? रस हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम बोलते हैं गज और गज। गज का मतलब होता है हाथी और गज का मतलब होता है नपती। अब क्या होता है, हम जब किताबों के अंतर्गत लिखते हैं, जब परीक्षा में लिखते हैं तो हम गज ही लिख देते हैं कि 3 गज जो है जमीन। अब गज का मतलब हाथी थोड़ी नाप रहे हैं, हम लोग बोलते हैं गज। लेकिन हम लोग क्या है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता आगत स्वर। तो आगत स्वर जो हो जाएगा वो क्या होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक अंग्रेजी से औ और उर्दू से नुक्ता। तो जब भी इनको ये आते हैं तो समझ जाना है ये आगत स्वर के अंतर्गत आते हैं।
देखिए अभी हमने मूल स्वर और आगत स्वर पढ़ा। अब हम बात करेंगे जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर। नाम जीभ की सक्रियता, ये हमारी जीभ होती है, हमारी क्या है, जीभ है। इस जीभ के 3 टुकड़े कर दो, ठीक है, जीभ के क्या कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए। ये आगे वाला टुकड़ा है, इसको बोलेंगे अग्र, ठीक है। दूसरा है, ये है मध्य, और तीसरा हो जाएगा पश्च। यानी हमने बोला है कि जीभ के कितने टुकड़े कर दे, 3, 1 2 3। तो ये आगे वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा, ये पश्च पीछे वाला हिस्सा। तो जब जीभ का नाम हम क्या, जीभ की सक्रियता क्या है, तो जब जीभ का आगे वाला हिस्सा सक्रिय होता है, यानी वाइब्रेशन करे या कंपन करे, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है, उसको बोला जाएगा अग्र स्वर। जब जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है तो उसको बोला जाता है मध्य स्वर। और जब हम बात करें पीछे की बात कर रहे हैं, तो जीभ का पिछला वाला हिस्सा जब सक्रिय होता है तो उसको क्या बोला जाता है, पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है। तो देखें परिभाषा की हम बात करते हैं तो मध्य, देखें अग्र स्वर, जीवा का अगला भाग सक्रिय होता है तो हो जाएगा अग्र स्वर। देखो ई, ए, आई और री। तो देख रहे हैं जीभ का अगला भाग क्या हुआ, सक्रिय हुआ या उसने कंपन की। उसी प्रकार से हम बात करें मध्य स्वर, जब जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है तो देखें यहाँ पर क्या हो जाए, ओ, क्या हो गया, ओ, ये बीच में ही क्या हो गया, अटक गया, ना आगे गया ना पीछे गया। तो मध्य स्वर कितना होता है, एक होता, वो होता है छोटा आ। उसके बाद कहता पश्च, जब जीभ का पिछला वाला हिस्सा क्या होता है, सक्रिय होता है तो उसको बोला जाता है पश्च स्वर। आ देखें पीछा गया, ऊ, ओ और औ। तो देख रहे हैं जीभ का क्या हुआ, पिछला भाग क्या हो गया, सक्रिय हो गया। तो जीभ की सक्रियता के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आप ऐसे याद रखिए, जीभ के 3 टुकड़े कर दो आप, तो है ना, और कितने प्रकार का बना देंगे, 3 प्रकार का बना देंगे, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, चौथा प्रकार की बात करते हैं होष्ठाकृति के आधार पर। होष्ठाकृति ने होठ की आकृति, देखिए एक बनती है वृत्ताकार, इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, वृत्त प्लस आकार, वृत्त प्लस आकार, यानी हमारा जो होंठ है वो कैसा बने, गोल। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा होंठ गोल रूप धारण कर लेता है उसको बोला जाता है वृत्ताकार, ठीक है। अब आप देखेंगे तो वृत्ताकार कितने होते हैं, तो देखो ऊ, देख रहे हैं आप, होंठ कैसा हुआ, गोल, ऊ, ओ और औ। तो ये क्या हो रहा है, ये जो 4 होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वृत्ताकार। तो परिभाषा भी अपन बोले कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होंठ गोल रूप धारण कर लेता है उसको बोला जाता है वृत्ताकार। और जब हम बात करते हैं इसकी दूसरे की, तो दूसरा हो जाएगा अवृत्ताकार, यानी वृत्त के अलावा अवृत्त। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब अन्य रूप, गोल रूप ना धारण करते हुए अन्य रूप धारण कर लेता है, गोल रूप धारण ना करते हुए अन्य रूप धारण कर लेता है, उसको क्या बोला जाता है, अवृत्ताकार। तो भाई सीधे, और याद करने का तरीका, होंठ कितने होते, 2 होते तो प्रकार भी कितने हो जाएंगे, 2। भाई होंठ कितने होते, 2 होते कि नहीं होते, तो प्रकार भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाते हैं, वृत्ताकार और आप भाई 2 ऊ। तो होंठ किस रूप में आ गया, गोल रूप में आ गया। और अन्य की बात करते हैं तो देखें आप यहाँ पर, इसमें अ, आ, ई, ए, आई और री। आप इसको यहाँ ना करते हो, यही याद कर रखो, ऊ, ओ और औ, 4 याद रख लो, अपने आप जो बचा हुआ अवृत्ताकार के अंतर्गत आ जाता। अब हम अगली बात करते हैं मुखाकृति के आधार। जो हमारा मुख है वो उसकी आकृति के आधार पर कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हो जाता है विवृत। विवृत का मतलब है मुंह का पूरा खुलना, मुंह का क्या होना चाहिए, पूरा खुलना। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह पूरी तरह से खुल जाता है उसको बोला जाता विवृत, मुंह का पूरी तरह से खुल जाना। आ बोला तो देख रहे हैं आप, पूरी तरह से क्या हो गया, मुंह हमारा क्या हो गया, खुल गया। देखें यहाँ पर, तो यहाँ बड़ा की मात्रा आई, ये देखें बड़ा, तो ये
आ बोला तो वो क्या हो जाएगा विवृत, मुंह पूरी तरह से इसमें क्या हो जाएगा खुल गया। दूसरा होता अर्धविवृत, यानी जो हमारा मुंह खुला हुआ है, ये पूरा मुंह खुला, उसको आधा सा बंद कर दो। तो खुले मुंह का आधा बंद होना वो बोला अर्ध, नाम ही है अर्धविवृत। विवृत जो होता है ये होता पूरा, और इसमें हमने बात करते अर्ध यानी आधा, आधा खुला। पूरा मुंह जब आधा बंद होने लगता है तो उसको बोला जाता है अर्धविवृत। तो अर्धविवृत में कितने वो आ जाएंगे स्वर? 3, अ, आई, औ। देखो अ पूरा नहीं खुल रहा, आ में पूरा खुल गया, लेकिन अ तो आई खुल के बंद हो रहा, औ खुल के बंद हो रहा है। उसी प्रकार से हम बोलते हैं संवृत। संवृत का मतलब है मुंह का प्रायः बंद होना। क्या है? मुंह का प्रायः बंद होना, यानी जब हम कोई उच्चारण, याद रखना पूरी तरह से बंद मत कर देना, हवा जाएगी नहीं तो आपके क्या उच्चारण हो नहीं पाएगा, ठीक है। तुम यहाँ प्रायः बंद होना। देखें ई, ऊ और री, बस री में थोड़ा सा क्या है मुंह खुलता है ना। देखें ई, ऊ और री, तो यहाँ देख रहे हैं प्रायः मुंह क्या है? बंद है। इसी प्रकार से हम अब बंद मुंह है, बंद मुंह को खोलेंगे हल्का सा। पहले खुले मुंह को बंद किया था, अब बंद मुंह को खोलेंगे। खुला था विवृत था, अर्ध कर दिया, आधा कर दिया, अब बंद है तो क्या होया? संवृत का, बंद का खोलेंगे तो अर्ध संवृत। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते से मुंह, बंद मुंह का हल्का सा खुलता है, उसको बोला जाता अर्ध संवृत। ए, ओ, यानी बंद जो है, बंद मुंह प्रायः आधा खुलता है, इसको बोला जाता अर्ध संवृत। देखिए अब अपन आगे बात करते हैं नाक और मुंह से वायु निकलने के आधार पर स्वर। तो उसका क्या होता है? 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक होता है निरनासिक स्वर और एक अनुनासिक। अनुनासिक यानी मुंह के साथ साथ नाक से भी उच्चारण होना या वायु का निकलना, और निरुनासिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? वायु कहाँ से निकलेगी? मुंह से निकलेगी, नाक से नहीं निकले। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय वायु सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकले जो है उसको बोला जाता है निरुनासिक। जो नाक से नहीं निकलती, सिर्फ और सिर्फ मुंह से ही निकलती है, उसको बोला जाता है। परिभाषा की जहाँ बात करते हैं तो देखें वे स्वर जिनके उच्चारण वायु केवल मुंह से निकलती है उनको बोला जाता निरुनासिक स्वर। देखें ये है, जैसे देखें यहाँ पर अ, आ, ई, तो आप देख रहे हैं अ, आ, ई, सिर्फ और सिर्फ वायु कहाँ से निकल रही है? मुंह से निकल रही है, इसलिए इसको बोला जाता अनुनासिक, या कहीं कहीं इसको मौखिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जैसे आप देखें यहाँ पर ये लिखा काम, काम में देखो कहीं से सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? का, तो का में देखो अ, और ये माँ में देखें यहाँ पर हम बात करते हैं ये का में आ, ये जो है आ, ये देखें माँ, इसमें आ, तो ये कहाँ से निकल रहा है? मुंह से उच्चारण हो रहा है, उसके अलावा कहीं से, यानी वायु कहाँ से निकल रही है? मुंह से निकल रही है। दूसरी प्रकार अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से भी होता है, उसको बोला जाता है अनुनासिक। परिभाषा की जहाँ बात करते तो देखें वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती, अनुनासिक, नासिक। अब देखें न्या, आ, ई, जैसे चांद, चांद नहीं बोल रहे, चांद बोल रहे, उंगली, पूंछ, ये जो है ये कहाँ से उच्चारण कहाँ हो रहा है? ये मुंह के साथ साथ नाक से भी हो रहा है। तो जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी रहती है या अनुस्वार लगा रहता है वो अनुनासिक के अंतर्गत आ जा। चंद्र बिंदु लगाओ, या आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर? स्वर के ऊपर, तो वो क्या कहता है? अनुनासिक। तो अगला प्रकार की जब हम बात करते हैं, अगला प्रकार देखिए आप वो है जाति के आधार पर। ना जाति का मतलब एक जाति का होना, लेकिन यहाँ परिभाषा के जहाँ बात करते हैं परिभाषा की, तो ये जो है जाति के आधार पर 2 होते हैं, एक सजातीय हो जाता है और एक विजातीय। सजातीय, सजातीय यानी जाति के साथ, सजातीय यानी जाति के साथ, यानी वहाँ परिभाषा की बात करते हैं तो वे एक ऐसे स्वर जिनका उच्चारण एक ही स्थान पर होता है। क्या बोला है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण एक ही स्थान पर होता है उसको बोला जाता सजातीय, एक ही जाति के होना। देखिए अ, आ, तो देख रहे हैं इसका उच्चारण कहाँ हो रहा है? कंठ में, ई, देखें तालव्य,
ए आई क्या हो गया, तालव। तो देखो अ आ इ ए ऐ ये क्या कहलाते हैं, ये सजातीय सजातीय स्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण का स्थान क्या है, एक ही, ये कंठ में है, ये तालव्य में है और ये तालव्य में होता है। उसी प्रकार की बात कर विजातीय स्वर की बात करते हैं तो हम पहले विजातीय, अभी हमने बोला सजातीय जहाँ उच्चारण एक ही स्थान पर होता है, यहाँ उच्चारण अलग अलग स्थान पर हो, यानी उच्चारण का स्थान क्या होना चाहिए, अलग अलग होना, जिसको बोला विजातीय, यानी जहाँ साथ साथ ना होकर अन्य जगह पर होते हैं। तो एक ही स्थान पर उच्चारित नहीं होने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, विजातीय कहलाते। जैसे आ के साथ ई, ऊ के साथ ई, ठीक है, इस प्रकार के हम बात करते हैं। कभी कभी जो होता है मिश जो है, मिश्र स्वर भी आ जाते, कैसे स्वर आ जाते हैं, मिश्र स्वर के अंतर्गत भी आ जाता है मिश्र स्वर। मिश्र स्वर कैसे हो जाएंगे, देखें आप यहाँ पर, इसमें ये कंठ और ये तालव, यानी आप देख रहे कंठ के साथ साथ हम बात कर रहे हैं तालव्य की, किसकी बात कर रहे हैं, कंठ के साथ साथ किसकी बात करेंगे, तालव्य की बात कर रहे हैं। तो कंठ तालव हो जाएगा, इसके अंतर है, ये हो जाएगा कंठ तालव्य स्वर। तो देखें छोटा और बड़ा देखेंगे तो ये हो जाए कंठ, और ई या ई देखेंगे तालव्य, दिख रहा है यहाँ पर, ये हो गया कंठ और ये हो जाएगा तालव्य। तो इनमें दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ए। तो ऐसे स्वर कौन से हो जाएंगे, ए और आई। तो ए और आई क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कंठ स्वर कहलाते, क्या कहलाते, कंठ तालव। कंठ के साथ साथ तालु की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे तालु होता क्या है। तो देखें ये हमारा मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ दांत ऊपर है, ये पूरा क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। जब इसके दो पोर्शन, दो हिस्से कर दिए जाते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा तालव्य, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मूर्धन्य कहलाता है। क्या कहलाता है, मूर्धन्य। ऊपर वाले हिस्से को तो बोले तालव्य और नीचे वाले हिस्से को बोले मूर्धन्य, वो पूरे को क्या बोलते हैं, तालु। तो देखें जब जीभ का अगला हिस्सा, यानी यहाँ पर तालु का अगला हिस्सा स्पर्श हो या तालु का पिछला वाला हिस्सा हो, तो ऊपर वाले हिस्से को बोले तालव्य और पीछे वाले हिस्से को बोला जाता है मूर्धन्य। तो यहाँ देख रहे कंठ तालव में देखेंगे ए और आई हो जाएगा। उसी प्रकार से कंठ होस्ट, कंठ के साथ होंठ की हम बात करते हैं। तो देखो ये हो गया कंठ और ये हो जाएगा होंठ, ऊ और अ। तो ये अ और आ कंठ हो जाएगा और ऊ क्या हो जाएंगे, होंठ हो जाएंगे। इस आधार पर क्या बनेगा, ओ, है ना। अ और आ ये हो गया कंठ और ये हो जाएगा, ये हो जाए, दोनों से मिलकर बनेगा औ। तो ओ और औ क्या कहलाता है, कंठोस्थ कहलाते हैं। इस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं, ये हमने सब क्या पढ़े हैं, स्वर के विभिन्न प्रकार पढ़े हैं, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के अंतर्गत आते हैं। यदि बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की यदि समस्या है तो आप मुझे जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।